हेमलता की दो बेटी थी। वो पैसों की बहुत लालची थी। उसने अपने बड़े बेटे की शादी तो बहुत ही अमीर घराने में की। उसकी बड़ी बहू शादी में अपने साथ बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। वो अपने छोटे बेटे की शादी भी ऐसे ही घर में करना चाहती थी। लेकिन उसका छोटा बेटा मनीष सुगंधा नाम की एक गरीब लड़की से प्यार करता था। उसकी माँ उसकी शादी के सख्त खिलाफ थी। लेकिन मनीष ने कोर्ट मैरिज करके सुगंधा से शादी कर ली। वो शादी करके उसे अपने घर ले तो आया, लेकिन उसके घर वालों ने उस गरीब लड़की को अपने साथ एक्सेप्ट नहीं किया। देखो माँ, अब चाहे तुम मुंह बनाओ या मुझसे बात ना करो, लेकिन सच तो यही है कि अब सुगंधा तुम्हारी छोटी बहू है। तुम्हें आज नहीं तो कल उसे अपनी बहू के रूप में अपनाना ही होगा। ए लड़के, तू मेरी बात कान खोल कर सुन ले। मनीष, मैं इस लड़की को कभी भी अपने घर की बहू नहीं मानूंगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसने सिर्फ और सिर्फ तेरे पैसों के लिए तुझसे शादी की है। ये गरीब घर की लड़कियां होती ही ऐसी है। अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाकर पूरी जिंदगी उनके पैसों पर ऐश करती है। प्लीज बस कर दो माँ, सुगंधा ऐसी लड़की नहीं है। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम प्लीज उसके साथ थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करो। मुझे आज वापस शहर जाना है, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। सुगंधा, अभी शहर में मेरे पास एक ठीक घर नहीं है। मैं अगले महीने तक वहाँ एक अच्छा घर रेंट पे ले लूंगा। फिर मैं तुम्हें भी अपने साथ वहाँ ले जाऊंगा। तब तक तुम यहाँ पर सबके साथ रहो। मनीष सुगंधा और अपने घर वालों से मिलकर शहर वापस चला जाता है। मनीष के शहर जाते ही हेमलता के दिमाग में उसके अफलातूनी आइडिया घूमने लगते हैं। भले ही मेरा बेटा इस गरीब को मेरे घर की बहू बनाकर ले आया हो, लेकिन मैं ज्यादा देर इसे यहाँ रहने नहीं दूंगी। इससे पहले कि मनीष यहाँ पर आए, उससे पहले ही मैं इसे यहाँ से रफा दफा कर दूंगी। अपने बेटे मनीष की गैर मौजूदगी में हेमलता अपनी बड़ी बहू के साथ मिलकर अपनी छोटी बहू पर बहुत अत्याचार करती है और उसे घर से निकालने लगती है। ऐसा मत कीजिए बाजी, मैं आपके घर की बहू हूँ। आप प्लीज मुझे इस तरह घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? अरे, हमें तुमसे क्या मतलब, तो कहीं भी जाए, लेकिन मेरे घर से अभी क्या अभी निकल जा। मैंने अपने बेटे के लिए इतनी अमीर अमीर लड़कियों के रिश्ते ढूंढे थे, लेकिन उसे ना जाने तुझ में ऐसा क्या ही पसंद आ गया। निकल जा मेरे घर से। तो जैसे गरीब को मैं अभी और अपने घर में देख नहीं सकती। हेमलता सुगंधा से उसका मोबाइल फोन छीनकर उसे घर से धक्का मारकर बाहर निकाल देती है। सुगंधा बेचारी अपने हाथों में अपना सामान लेकर इधर उधर भटकती रहती है। वो ये सोचकर अपने माता पिता के पास भी नहीं जाती कि जब उसके माता पिता को उसकी ऐसी हालत के बारे में पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। इस वजह से वो इधर उधर काम की तलाश में भटकती है, लेकिन ना तो उसे वहां पर कोई काम मिलता है और ना ही कोई रहने की जगह मिलती है। मनीष से बात करने के लिए उसके पास फोन भी नहीं होता, तो वो बड़ी मुश्किल से एक राह चलते आदमी से उसका फोन मांगकर मनीष के पास फोन करती है। लेकिन बहुत बार कॉल करने के बाद भी मनीष का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था, जिस वजह से सुगंधा उससे बात भी नहीं कर पाती। ना ही मेरी मनीष से बात हो पा रही है, और ना ही मेरे पास कोई काम है, और ना ही कोई रहने का ठिकाना। समझ नहीं आ रहा आज की रात में कहाँ रहूंगी। ऐसे ही सड़कों पर तो रात को नहीं घूम सकती हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सुगंधा चलती हुई पास ही के गांव के अंदर पहुंच जाती है। उस गांव में लोगों के ज्यादा घर नहीं थे। सुगंधा ने पास के जंगल से लकड़ियां और घास फूस इकट्ठा की और गांव में ही घास फूस की एक झोपड़ी डालकर उसमें सो गई। सुबह जब वो उठी तो उसे बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। तो वो बाहर खाने की तलाश में निकल गई। तभी उसे एक बड़े से घर के बाहर से लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने वहां पर खड़ी एक औरत से पूछा, क्या हुआ बहन जी? ये सब लोग इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हुआ है? अरे बहन, आज ना जमींदार साहब के यहाँ भंडारा है, लेकिन हलवाई उसे पैसे लेकर भाग गया। अब आखिरी समय पर इतना सारा भंडारा कौन बनाएगा? और किसी को भंडारे का खाना बनाना तो नहीं आता है ना। अगर मुझे ये काम मिल जाए तो मैं कम पैसों में भी ये काम कर दूंगी। मैंने पहले भी बहुत बार भंडारे का प्रसाद बनाया है। भगवान की दया से मैं बहुत अच्छी आलू की सब्जी और पूरी बनाती हूँ।
आप एक बार जमींदार साहब से बात तो कीजिए। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं एक बार जमींदार साहब से पूछ लेती हूँ। सुगंधा की कहने पर वो औरत जमींदार साहब से उसके बारे में बात करती है। जमींदार साहब के पास कोई और चारा नहीं होता, तो वो सुगंधा को ही भंडारे का खाना बनाने के लिए कह देता है। सुगंधा अकेले ही सारे भंडारे का खाना बनाती है। वो सुबह से शाम तक खूब मेहनत करती है। शाम तक भंडारा भी खत्म हो जाता है। तभी जमींदार साहब खुद सुगंधा के पास आते हैं। ये लो बेटी, तुम्हारी मेहनत के बल से तुम आज बिल्कुल सही समय पर हमारे यहाँ आ गई, वरना ना जाने क्या होता। सच में तुमने भंडारे की आलू और पूरी बहुत ही स्वादिष्ट बनाई थी। सभी ने उंगलियां चाट चाट कर भंडारा खाया है। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। सुगंधा को पैसे देकर जमींदार साहब वहां से चले जाते हैं। सुगंधा उन पैसों से अपने लिए थोड़ा सा राशन लेकर अपनी झोपड़ी में आती है। वो वहां पर अपने लिए खाना पकाकर खाकर सो जाती है। तभी अगले दिन वो सोचती है, अभी मेरे पास जमींदार साहब के दिए हुए बहुत सारे पैसे हैं, क्यों ना मैं इन पैसों से अपना एक सब्जी पूरी का ठेला खोल लूं। जब तक मनीष जी से मेरी बात नहीं हो जाती, तब तक मुझे अपनी कमाई के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। सुगंधा उन पैसों से अपना एक पूरी सब्जी का ठेला खोल लेती है। वो अपने लिए एक कीपैड वाला सस्ता फोन भी खरीदती है, ताकि वो मनीष से बात कर सके। लेकिन वो जितनी बार भी मनीष को फोन करती, उसका फोन स्विच ऑफ ही आता। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। तभी मनीष अपने ऑफिस से छुट्टियां लेकर कुछ दिनों के लिए अपने घर आया। सुगंधा कहाँ है माँ? कहीं भी नजर नहीं आ रही वो। और इस बार मुझे अपना रूम भी चेंज करना पड़ा। वहां पर तो 1 मिनट में नेटवर्क ही नहीं आता था। पूरे महीने मेरा फोन स्विच ऑफ पड़ा रहा है। मेरी तो बात भी नहीं हुई सुगंधा से। कहाँ पर है वो? तू उसके बारे में मुझसे कुछ ना ही पूछ तो अच्छा है। मैंने तुझसे कहा था ना कि लड़कियां पैसों की भूखी होती है, और खासकर गरीब घर की तो और ज्यादा। तेरे जाते ही उसने अपने असली रंग दिखा दिए। घर के सारे जेवर लेकर किसी के साथ भाग गई वो। ये तुम क्या कह रही हो माँ? सुगंधा ऐसा नहीं कर सकती। अब तो उसने ऐसा कर दिया है बेटा, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था। हेमलता मनीष को इस तरह से बहलाती फुसलाती है कि मनीष भी उसकी बातों को मान लेता है। उसके बाद सुगंधा उसके पास बहुत बार फोन करती है, लेकिन मनीष उसकी आवाज सुनते ही उसके नंबर को ब्लॉक कर देता है। अच्छा हुआ मैंने उसे घर से निकाल दिया, कम से कम मेरे बेटे का उससे पीछा तो छूटा। अब अच्छे से अमीर घर की लड़की देखकर अपने बेटे की उससे शादी करवा दूंगी। हेमलता अपने आप से ये बातें कर रही थी कि तभी वहां पर उसकी बड़ी बहू नैना आती है। माँ जी, ये आपके हेल्थ इंश्योरेंस के पेपर है। कल वो हेल्थ इंश्योरेंस वाला आया था, तो अब घर पर नहीं थी। उसने बोला था इन पेपर्स पर आपके साइन करवाने के लिए, इन पर साइन कर देना। ठीक है बहू, ला मैं कर देती हूँ। हेमलता अपनी बड़ी बहू पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी। वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे उन पेपर्स पर साइन कर दिए। दरअसल वो कागजात उनकी जमीन जायदाद के थे। उनकी सारी प्रॉपर्टी हेमलता के नाम पर थी, और उसकी बड़ी बहू ने उसके साइन करवाकर सारी जायदाद को अपने नाम पर करवा लिया। ये ले बहू, कर दिए मैंने इस पर साइन। अच्छा, अगर आपने इस पर साइन कर ही दिए हैं तो इसी वक्त यहाँ से निकल भी जाइए माँ जी, क्योंकि ये हेल्थ इंश्योरेंस के नहीं, प्रॉपर्टी के पेपर थे। अरे ये तो क्या कह रही है, बहू तो होश में तो है ना। हेमलता को इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि उसकी बड़ी बहू ने उसके साथ ऐसा किया। नैना उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। हेमलता रोती हुई रास्ते से किसी से फोन मांगकर मनीष के पास कॉल करती है। मनीष जैसे ही ये सारी बातें सुनता है तो वो पहली फ्लाइट पकड़कर ही अपनी माँ के पास आ जाता है। तुम चिंता मत करो माँ, भैया भाभी को तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन तुम अभी मेरे साथ शहर चलो। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम मेरे साथ ही रहोगी। मनीष अपनी माँ को लेकर वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी उसे वहाँ सुगंधा का पूरी भाजी का ठेला दिखाई देता है। ये कैसे हो सकता है माँ? तुमने तो कहा था कि सुगंधा घर के सारे गहने लेकर भाग गई है, तो फिर यह यहाँ पर पूरी सब्जी क्यों बेच रही है? सब्जी पूरी बेचते हुए सुगंधा की नजर मनीष पर पड़ती है, तो वो दौड़ती हुई उनके पास आ जाती है। मनीष जी, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए, कब से आपसे बात करना चाहती हूँ। अब तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो सुगंधा? तुम्हें शर्म नहीं है ऐसा करते हुए? मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुमसे शादी की, और तुम मेरे घर के सारे गहने लेकर भाग गई। अगर तुम्हें सिर्फ पैसा ही चाहिए था तो मुझे वैसे ही बता देती।
ये सब आप क्या कह रहे हैं मनीष जी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं तो किसी गहनों के बारे में नहीं जानती। बकवास मत करो, माँ ने मुझे खुद ये सब कुछ बताया था। नहीं बेटा, मैंने झूठ बोला तुझसे। हेमलता मनीष को सब कुछ सच सच बताती है। ये सब सुनकर मनीष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी मनीष को एक और झटका लगता है। उसके पास उसके ऑफिस से कॉल आता है कि कुछ समय से उसकी पुअर परफॉर्मेंस के चलते उसे जॉब से निकाल दिया गया है। अब ना तो उनके पास रहने के लिए घर था और ना ही मनीष के पास अब कोई नौकरी बची थी। आप चिंता मत कीजिए मनीष जी, मैंने वैसे भी इतने समय से ये पूरी सब्जी बेचकर अपना गुजारा चलाना सीख लिया है। आप मेरे साथ मेरी झोपड़ी में चलिए। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक हम वहीं पर रह लेंगे। सुगंधा उन दोनों को अपने साथ अपनी झोपड़ी में लेकर जाती है। हेमलता सुगंधा से अपने किए की माफी मांगती है। सुगंधा भी बड़ा दिल रखते हुए उसे माफ कर देती है। अगले दिन से मनीष भी सुगंधा के साथ पूरी सब्जी बेचने में उसकी मदद करने लगता है। 2 जनों के मिलकर काम करने से उनका काम बढ़ जाता है और वो दोनों मनीष की तनख्वाह से भी ज्यादा कमाई करने लगते हैं। कुछ सालों में उनका काम इतना अच्छा चल जाता है कि वो उस झोपड़ी की जगह अपना एक नया घर बनवा लेते हैं। वो पूरी भाजी के उस छोटे से ठेले को पूरी भाजी के एक रेस्टोरेंट में तब्दील कर देते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते हैं। आय हाय, न जाने इस काली कल्लों से कौन शादी करेगा। अरे इसके माँ बाप तो खुद मर गए, लेकिन इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे सर पर छोड़ गए। तुम क्यों हमेशा ऐसा कोसती रहती हो? वह मेरी भतीजी है, कोई बोझ नहीं है वो मेरे सर पर। अरे मुझे आपकी ये फिजूल की बातें बिल्कुल नहीं सुननी। अरे जल्दी से इसके लिए कोई भी लड़का देखो जो इसे पसंद कर ले। एक तो इसे जो भी देखने आता है इसके रंग को देखकर मुंह पर बना कर जाता है। इस बार चाहे इसके लिए कोई लूला मिले, लंगड़ा मिले या कोई शराबी जुआरी मिले, अरे जितनी जल्दी इसकी शादी करके यहाँ से इसे रफा दफा करो भैया। शकुंतला जैसे कहती है, कुछ दिन के बाद वो वैसा ही कर देती है। वो एक नशेड़ी लड़की के साथ राधिका की शादी कर देती है। शादी की पहली रात ही उसका पति शराब के नशे में उसके पास आता है और कहता है, ये आपने अपना क्या हाल बना रखा है? आपके अंदर से तो कितनी बदबू आ रही है। चुप कर काली कर लो, तू होती कौन है मुझसे बोलने वाली? आपका क्या मतलब है? मैं आपकी पत्नी हूँ। कैसी पत्नी? कौन सी पत्नी? मैंने तो तुझसे बस इसलिए शादी की है ताकि तू बाहर जाकर पैसे कमाए और मुझे दारू का खर्चा मिले और मेरी माँ का ध्यान रखे तू, वरना भला मैं तुझसे शादी क्यों ही करता। ये सब क्या बकवास कर रहे हैं आप? इसमें क्या बकवास? और तुझे क्या लगता है मैंने यह तेरी खूबसूरती से देखकर तुझसे शादी की है? कभी अपना थोपड़ा देखा है तूने शीशे में? अगर कोई बच्चा तुझे रात को देख लेना तो बेचारा डर के मारे पूरी रात सो भी नहीं पाएगा। चल अब साइड ऑफ, सोने दो मुझे। राधिका अपने ससुराल में जो जो अरमान लेकर आई थी, उसकी शादी की पहली रात ही उसके वो सारे अरमान टूट जाते हैं और वो बेचारी अपनी शादी की पहली रात ही रोते रोते सो जाती है। सुबह उठकर जब वो कमरे से बाहर जाती है तो उसका पति अपनी माँ के साथ झगड़ा कर रहा होता है। अरे मैंने कहा था ना मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। अरे चला जा यहाँ से। ना घर में तूने एक पैसा छोड़ा है, ना ही मेरा कोई जेवर। अच्छा है ये जो घर तेरे नाम नहीं है, वरना तू तो कब का इसे भी बेच देता। तू फिर से सुबह सुबह शुरू हो गई। अरे हाँ, तेरे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ? कल तो तेरी नई लवेली बन घर में आई है, उसी के गहने बेच देता हूँ। मैं इन गहनों को कभी भी नहीं ले जाने दूंगी। ये मेरे मम्मी पापा की आखिरी निशानी है। चल हट यहाँ से। नरेश राधिका को एक जोरदार धक्का मारता है और उसके गहने लेकर वहां से भाग जाता है। उन गहनों को बेचकर वो उन पैसों से कई दिन तक शराब पीता है और बाकी पैसों को वो जुए में उड़ा देता है। राधिका उससे बहुत परेशान हो जाती है। तभी वो एक दिन रोते हुए अपनी सास के पास जाती है और कहती है, जब आप जानती थी कि आपका बेटा ऐसा है तो आपने उससे मेरी शादी क्यों करा दी? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा था कि शादी के बाद ये सुधर जाएगा, लेकिन इसने तो मेरे साथ साथ तेरी जिंदगी भी नरक बना दी। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी नरेश बिल्कुल नशे में धुत होकर घर आता है और जोर जोर से खांसने लगता है। उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। इसे इस तरह का देखकर वो बुरी तरह से घबरा जाती हैं और उसे हॉस्पिटल तक लेकर जाती हैं।
राधिका डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब इन्हें क्या हुआ है? इन्हें खून की उल्टियाँ हो रही है। देखिए, ज्यादा शराब पीने की वजह से इनका लीवर बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। अगर समय रहते इनका इलाज नहीं किया गया तो यह नहीं बच पाएंगे। इनके इलाज में लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 1 लाख रुपए? इतनी जल्दी मैं 1 लाख रुपए कहाँ से लेकर आऊंगी? राधिका अपने पति को लेकर घर वापस आती है और फूट फूट कर रोने लगती है। एक तो भगवान ने पहले ही मुझसे मेरे माँ बाप को छीन लिया, ऊपर से पति दिया तो वो भी ऐसा जो खुद की जान का दुश्मन है। कितना समझाते थे माँ जी और मैं आपको, लेकिन आपको तो हमारी बात सुननी नहीं थी। यहाँ तक कि आपने जुए और शराब के लिए हमारे गहने भी बेच दिए। अब हम आपके इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? राधिका की बातों से उस दिन पहली बार नरेश को अपने किए हुए पर बहुत पछतावा होता है, इसलिए वो राधिका से माफी भी मांगने लगता है। तब शांति कहती है, अरे तू जिस तरह आज अपनी गलती की माफी मांग रहा है, अगर तूने पहले ही हमारी बात सुन ली होती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। अब जो हो गया सो हो गया, मुझे अब कुछ करके इलाज करने के पैसे जोड़ने होंगे, लेकिन समझ नहीं आ रहा है इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी। वो सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी राधिका के फोन पर उसकी पुरानी सहेली ज्योति का फोन आता है और ज्योति कहती है, कैसी हो राधिका? अरे शादी के बाद तो तुम मुझे भूल ही गई, एक बार भी फोन नहीं किया तुमने मुझे। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बस शादी के बाद घर के कामों में इतनी बिजी हो गई कि किसी से बात करने का वक्त ही नहीं होता। अच्छा तू बता, तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तेरी आवाज से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। कोई बात है क्या? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती है। ज्योति के बार बार पूछने पर राधिका ने उसे सारी बात बता दी। ये सब सुन भी ज्योति को बहुत दुख होता है। तभी वे राधिका से कहती है, यार आजकल तो जो कमाई खाने के काम में है ना, वो किसी और काम में है ही नहीं। तू तो दाल तड़का और चावल इतने अच्छी बनाती है, तू दाल चावल बनाकर बाजार में क्यों नहीं बेचती? सच कह रही हूँ, अगर तूने बाजार में अपना दाल चावल का ठेला लगाया ना तो वो बहुत अच्छा चलेगा। राधिका को ज्योति की बात सही लगती है। वे बाजार में अपना दाल चावल का ठेला लगाने के लिए तैयार हो जाती है। तब वो अपनी सास से कहती है, माँ जी अब मैं दाल चावल बनाकर ना बाजार में बेचने जाऊंगी, उनसे मेरी जो भी कमाई होगी मैं उन पैसों को जोड़कर ना उसे नरेश जी का इलाज करवाऊंगी। राधिका बाजार जाकर दाल चावल बनाने के लिए सामान खरीद लाती है। पहले दिन वो एक एक पतीला करके दाल चावल बनाती है और एक पुराने ठेले में रखकर बाजार बेचने निकल पड़ती है। दाल चावल वाले, गर्मा गर्म स्वादिष्ट दाल चावल ले लो, एक बार मेरे हाथ के स्वादिष्ट दाल चावल खाओगे तो इस स्वाद को कभी नहीं भूल पाओगे। आओ भैया, आओ दीदी, गर्मा गर्म दाल चावल खाओ। राधिका की आवाज सुनकर बाजार में आए हुए लोग और आसपास काम कर रहे मजदूर भी उसके पास आते हैं। तब एक ग्राहक कहता है, दीदी इन दाल चावल की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मेरे लिए 1 प्लेट लगा दोगे? धीरे धीरे राधिका के ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है। उसके हाथ की बनी दाल चावल से आ रही खुशबू से लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ ही देर में उसके दाल चावल खत्म हो जाते हैं। तब एक ग्राहक कहता है, वाह दीदी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि दाल चावल जैसा सादा खाना भी इतना स्वादिष्ट हो सकता है। कसम से मैंने अपनी जिंदगी में इतने स्वाद दाल चावल कभी नहीं खाए। इन्हें खाकर तो मजा ही आ गया। अपने पहले ही दिन की कमाई देखकर राधिका को बहुत खुशी होती है। कल से मैं और ज्यादा दाल चावल लेकर आऊंगी। एक पतीला दाल चावल 2 घंटे में ही बिक गए। कल मैं बड़ा पतीला भर के दाल चावल बनाकर लाऊंगी। मेरे पास जितने जल्दी पैसे इकट्ठे होंगे ना, मैं उतनी जल्दी नरेश जी का इलाज करवा पाऊंगी। राधिका अब अगले दिन से 2 बड़े बड़े पतीलों में दाल चावल भर कर लेकर आती है और कल की तरह आज भी उसके बने हाथ के दाल चावल बिक जाते हैं। कुछ ही दिनों में राधिका पूरा बाजार में गरीब दाल चावल वाली के नाम से मशहूर हो जाती है, जिस वजह से हमेशा उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। दाल चावल बेचकर वे खूब पैसे कमाती और 3 महीने के अंदर अपने पति के लिए इलाज के पैसे भी जोड़ लेती है और अपने पति को अस्पताल में भर्ती करवा देती है। राधिका हॉस्पिटल में पैसे जमा करवा देती है। कुछ देर के बाद उसके पति का ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाता है। कुछ दिन तक उसके पति को दवाइयों से बेहोशी की हालत में रखा जाता है। लगभग 2-3 दिन बाद जब राधिका अपने पति से मिलती है तो राधिका को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब राधिका उनसे पूछती है, क्या हुआ नरेश जी, क्या आपको कोई तकलीफ हो रही है? मैं अभी डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ।
नहीं राधिका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो बस अपने किए पर रोना आ रहा है। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा इतना बुरा बर्ताव किया, यहाँ तक कि कभी तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा भी नहीं दिया। तुम्हारे रंग के कारण मैंने हमेशा तुम्हें भला बुला, बदसूरत कहा, शराब पीकर तुम्हें इतना परेशान किया। तुम्हारे माता पिता की आखिरी निशानी, उन गहनों को भी मैंने अपनी अय्याशों में बेच दिया। लेकिन उसके बाद भी मेरी जिंदगी बचाने के लिए तुमने मेरे लिए इतना सब किया। आप मेरे पति हैं नरेश जी, और अगर अपने पति के बुरे समय में एक पत्नी उसका साथ नहीं देगी तो भला कौन देगा? मैंने तुम्हारे और माँ के साथ जो भी बुरा किया, प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर देना। आज से मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा और ना ही कभी जुआ खेलूंगा। मैंने आज तक आप दोनों को जितना दुख दिया है उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। उस दिन के बाद नरेश बिल्कुल सुधर जाता है। उस दिन से वह राधिका और अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता है। राधिका के साथ साथ भी अब वो भी दाल चावल बेचने में उसकी मदद करने लगता है। दोनों के साथ में काम करने से अब उनकी कमाई और ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ सालों में वो अपना नया घर भी ले लेते हैं, जिसके बाद उनका परिवार भरा पूरा हो जाता है और वो सब साथ में मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।